मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोनम नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे और उसका पति कई साल पहले ही गुजर चुका था। सोनम ने बहुत मेहनत करके अपने बेटों को पाला पोसा और बड़ा किया। उनके परिवार में 3 लोग थे और उनके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी। सोनम अपने बेटों के साथ मिलकर उसी जमीन पर काम करती थी। उसके दोनों बेटे भी बहुत मेहनती थे और इसी जमीन से उनके परिवार का गुजारा चलता था। समय के साथ जब सोनम के बेटे विवाह योग्य हो गए तो सोनम ने अपने दोनों बेटों की शादियां करवा दी। ये शादियां बेहद साधारण ढंग से की गईं। घर में नई बहुएं आने के बाद सोनम ने कुछ चैन की सांस ली। पूरा परिवार मिलजुल कर और बड़े प्रेम से रहने लगा। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में अनबन शुरू हो गई। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी और वजह से वे आपस में उलझ जाती। उन्हें एक दूसरे से यही शिकायत रहती कि वे ज्यादा काम करती हैं। दोनों बहुएं एक दूसरे पर यह आरोप लगाती कि तुम तो आराम करती हो, जबकि मैं सारा दिन घर का काम करती हूं। अब तो यह झगड़ा उनका रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। घर में हर दिन क्लेश होने लगा। सास सोनम ने दोनों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। सोनम इस झगड़े और क्लेश को देखकर बेहद परेशान रहने लगी। वह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे घर में फिर से शांति स्थापित हो सके। जब उसे कोई समाधान नहीं सूझा और वह बहुओं को समझा समझाकर थक गई, तब उसने अपने बेटों से बात करना सही समझा। सोनम ने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, तुम जानते हो कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करके इस घर और परिवार को बनाया है, परंतु पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि तुम्हारी पत्नियां आपस में झगड़ रही हैं और इस घर की सुख शांति मानो खत्म हो गई है। तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि वे इस घर की सुख शांति को बनाए रखें। मां की बात सुनकर बेटे कहने लगे, मां, हम तो सारा दिन बाहर के कामों और खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते हैं। रात को थके हारे घर लौटते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में हम उन्हें क्या कहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रोकने टोकने से वे नाराज होकर घर छोड़कर चली जाएं। बेटों की बातें सुनकर मां चुप रह गई, परंतु मन ही मन सोचने लगी कि जब हम 3 लोग इस घर में थे तो हमारा गुजारा बड़े आराम से हो जाता था। अब हम 5 हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। जरूर यही वजह है कि घर में झगड़े हो रहे हैं। अगर हमारी आमदनी बढ़ जाए तो हम घर में एक नौकरानी रख सकते हैं, जिससे बहुओं को कम काम करना पड़ेगा। यह सोचकर मां ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी मानो तो तुम दोनों इस गांव को छोड़कर दूर चले जाओ। वहां जाकर कोई काम धंधा शुरू करो ताकि हमारे घर की आमदनी बढ़ सके। जिस घर में धन का अभाव होता है वहां अक्सर झगड़े और क्लेश होते हैं। अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए और घर में पैसों की कमी ना रहे तो हम एक नौकरानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तुम विदेश जाकर धन कमाओगे और जब वहां से धन भेजोगे तभी इस घर की सुख शांति बनी रहेगी और झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मां की यह बात बेटों को सही लगी। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को समझाया कि वे ज्यादा धन कमाने के लिए दूर जा रहे हैं और हमारे पीछे हमारी मां का ध्यान रखना। अगले दिन दोनों भाइयों ने मां से अनुमति ली और ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश के लिए निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे एक बड़े शहर पहुंचे और वहां की एक सराय में एक कमरा लिया। अगले दिन वे काम ढूंढने के लिए शहर में निकले, परंतु किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वे जहां भी काम मांगने गए, लोग उनसे यही पूछते, तुम तो इस शहर में बाहर वाले हो, हम तुम पर विश्वास कैसे करें। इस तरह काम ढूंढते ढूंढते 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। अब उनकी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी थी। दोनों को चिंता सताने लगी कि यदि हमें इस शहर में कोई काम नहीं मिला तो गांव वापस जाकर मां और पत्नियों को क्या मुंह दिखाएंगे। अगले दिन काम की तलाश में दोनों भाई शहर की एक बड़ी मंडी में घूम रहे थे। तभी बड़े भाई ने देखा कि के आगे आगे एक मालिक जा रहे थे। अचानक मालिक की जेब से एक थैली जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन मालिक इस बात से अनजान अपनी धुन में चलते रहे। बड़ा भाई तुरंत भागा और थैली के पास पहुंचा। उसने थैली उठाई और महसूस किया कि इसमें जरूर सोने की अशर्फियां हैं। थैली उठाने के बाद वह दौड़ता हुआ मालिक के पास पहुंचा और उन्हें आवाज देकर कहा, मालिक, शायद यह आपकी थैली है, गलती से नीचे गिर गई, आप इस ले लीजिए।
मालिक ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी थैली को पहचान लिया। उन्होंने बड़े भाई के हाथों में अपनी थैली देखकर तुरंत उसे ले ली और धन्यवाद करते हुए कहने लगा, भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी थैली लौटाई। इस थैली में पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं। सचमुच तुम एक बहुत ही ईमानदार आदमी हो। पहले तो मैंने तुम्हें इस शहर में कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो बड़ा भाई? कहने ने लगा मालिक, हम 2 भाई हैं जो अपना गांव छोड़कर इस शहर में काम की तलाश में आए हैं, परंतु आज पूरे 15 दिन हो गए और हमें कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ गए हैं। उनकी ऐसी व्यथा सुनकर मालिक को उन पर दया आ गई और वह कहने लगा, अरे भाई, तुम जैसे ईमानदार आदमी को तो कोई भी काम पर रख सकता है। तुम चिंता मत करो, मेरे कई धंधे हैं। मैं आज से ही तुम दोनों भाइयों को अपने यहाँ नौकरी पर रखता हूँ। तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। अब तो दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों मन लगाकर मालिक के पास काम करने लगे। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपने घर की गरीबी दूर कर पाएंगे। अपने परिवार से दूर रहकर उन्हें अपने परिवार की याद तो आती थी, लेकिन फिर भी वे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे। मालिक भी उनके काम से बहुत खुश था। उसने उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी, परंतु दूसरी तरफ गांव में उनकी पत्नियों का व्यवहार अभी भी एक दूसरे के प्रति बिल्कुल नहीं बदला था। दोनों भाई तो विदेश में थे, लेकिन उनकी पत्नियां यानी देवरानी और जेठानी अब भी आपस में लड़ती झगड़ रहती थी। ऐसी हालत देखकर एक दिन सोनम ने अपनी बड़ी बहू को समझाया, बहू, तुम तो बड़ी हो, इसीलिए तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। तुम दोनों के पति विदेश में धन कमाने के लिए गए हैं और तुम यहां पर झगड़ा करती रहोगी तो इस घर का गुजारा कैसे चलेगा? दूसरी बहू तुमसे छोटी है, इसीलिए तुम्हें उसकी छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे प्यार से समझाना चाहिए। परंतु सास की इन बातों का बड़ी बहू पर उल्टा असर पड़ा। वह गुस्से में आकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, माँ जी, आप तो हमेशा छोटी बहू की तारीफ करती हो। आप मुझे समझा रही हो, इसीलिए उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। अगर उसने हमारी बातें सुन ली तो वह पहले से भी ज्यादा मुझसे लड़ने लगेगी। सास कहने लगी, ऐसी बात नहीं है बहू, तुम्हें समझाने के बाद मैं छोटी बहू के पास ही जाऊंगी। इसके बाद सास अपनी छोटी बहू को घर में शांति रखने के लिए समझाने लगी। कहने लगी, छोटी बहू, वह तो तुमसे बड़ी है, इसीलिए तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहां पर भी वही हुआ। छोटी बहू समझने के बजाय उल्टा अपनी सास को डांटने और फटकार लगी। कहने लगी, मां, इस बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। मुझे पता है कि तुम अपनी बड़ी बहू को कुछ ज्यादा ही चाहती हो। मैं तो तुम्हें फूटी आंख भी अच्छी नहीं लगती। अब तो सोनम सोचने लगी कि इन दोनों को समझाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इन्हें अगर मैं समझाऊंगी तो उल्टा ये मुझसे ही लड़ेंगी। इससे तो अच्छा ये है कि अगर मुझे अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे इनको समझाना ही नहीं चाहिए। अगर कहीं इन दोनों ने गुस्से में आकर उल्टा मुझ पर ही हाथ उठा दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अब दोनों बहुएं अपनी सास यानी सोनम से बहुत घृणा करने लगी थी। कोई भी सोनम से खाने के बारे में नहीं पूछता था। बेचारी सोनम अपने आप रसोई में जाकर खाना लेती। दोनों बहुएं अब अपनी बूढ़ी सास से नफरत करने लगी थीं। अब तो वे चाहती थीं कि सास उनके घर में ना रहे। वे सोचती थी, काश ये बुढ़िया घर से भाग जाए या फिर मर जाए। लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी बहाना नहीं मिल रहा था जिससे वे अपनी सास सोनम को घर से बाहर निकाल सके। अगली बार दोनों बहुएं फिर से आपस में झगड़ने लगी। बूढ़ी सोनम ने क्या किया, उसने एक बोरा उठाया और घास काटने के लिए जंगल की तरफ निकल गई, क्योंकि उसका सोचना था, दोनों बहुओं के झगड़े से दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। इनका झगड़ा तो मुझे अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर मैं सुनूंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा और फिर बिना बात के यह दोनों मुझसे झगड़ने लगेंगी। सोनम जंगल में घास काटने के लिए चली गई। शाम के समय जब वह अपने घर लौटी तब तक दोनों बहुओं की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह जब अगला दिन हुआ तो दोनों बहुओं की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई। सोनम ने अपना बोरा उठाया और घास काटने के लिए जंगल की तरफ निकल गई। जब सोनम जंगल में घास काट रही थी तभी अचानक उसके सामने एक भयंकर नाग आ गया। ऐसा डरावना नाग देखकर सोनम भय से कांपने लगी। उसे यह महसूस हुआ कि आज तो उसकी जान बचने की कोई संभावना नहीं है। यह नाग उसे अवश्य काट लेगा।
डर के मारे कांपती हुई सोनम को देखकर नाग इंसान की भाषा में बोलने लगा, माता, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारे पास अपना दुख बांटने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूं। इंसान की भाषा में नाग को बोलते हुए देखकर सोनम चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, हे नाग देवता, बताइए आपको क्या परेशानी है। नाग बोला, माता, मैं पिछले कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सको तो मेरे प्राण बच सकते हैं। तुम इसे इस तरह समझो कि मैं मौत के बिल्कुल पास हूं। असल में मैं पहले एक साधु के आश्रम में रहता था, लेकिन अब वह साधु इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। साधु महाराज के पास एक गाय थी, जिसका दूध वे स्वयं भी पीते थे और मुझे भी पिलाते थे। उसी दूध पर मैं जिंदा था, लेकिन अब वह साधु इस संसार से विदा हो चुके हैं। अगर तुम कहीं से मुझे दूध लाकर दे दो तो मेरी जान बच सकती है। नाग की यह दुख भरी कहानी सुनकर सोनम के दिल में उसके लिए बहुत सहानुभूति उत्पन्न हो गई। वह बोली, नाग देवता, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं आपको दूध अवश्य दूंगी। आप यहीं पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। नाग से बातें करने के बाद सोनम अपने घर लौट आई। अगले दिन सुबह वही हुआ। दोनों बहुएं आपस में झगड़ने लगीं तो सोनम सोचने लगी कि अब दूध किसकी रसोई से ले जाऊं। अगर मैं बड़ी बहू की रसोई से दूध लेती हूं और उसे पता चल गया तो वह मुझसे झगड़ने लगेगी। यदि छोटी बहू की रसोई से दूध लेती हूं तो भी यही खतरा रहेगा। आखिरकार सोनम ने तय किया कि वह एक दिन बड़ी बहू की रसोई से और दूसरे दिन छोटी बहू की रसोई से दूध लेगी, ताकि दोनों बहुएं कुछ भी ना जान सके और वह नाग देवता को दूध भी पिला सके। सोनम ने इस योजना को अमल में लाया। एक दिन बड़ी बहू की रसोई से उसने दूध लिया और उसे एक बर्तन में भरकर उसे बोरे में छिपाकर घास काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ी। तब तक शाम हो चुकी थी और नाग भी उस स्थान पर पहुंच चुका था। वह सोनम से बोला, मां, क्या तुम मेरे लिए दूध लाई हो? सोनम ने जवाब दिया, हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लाई हूं। यह कहते हुए सोनम ने दूध का बर्तन नाग के सामने रख दिया। जब नाग ने दूध पी लिया तो उसे शांति मिली और वह बोला, माता, आज तुमने मेरी जान बचा ली और मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं इस उपकार को अपने पूरे जीवन में नहीं भूलूंगा। सोनम ने कहा, नाग देवता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, जो उस समय में डर के कारण नहीं पूछ पाई थी। आप एक नाग होते हुए इंसान की भाषा कैसे बोल सकते हैं? क्या आप सचमुच एक नाग हैं या कुछ और? तब नाग ने जवाब दिया, माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूं। 24 साल पहले की बात है। मैं एक राजा के यहां नाग के रूप में पैदा हुआ था। मेरे पिता ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मेरा श्राप केवल 25 साल का है और अब उसे खत्म होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। मेरी मुक्ति अब ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी ही मुझे मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। मैं उसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तब सोनम ने पूछा, परंतु नाग देवता, ऐसा क्या कारण था जो आपको एक नाग बन जाने का श्राप मिला? नाग ने कहा, यह बात मेरे जन्म से पहले की है। मेरे पिता एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। जब उन्हें जंगल में कोई शिकार नहीं मिला तो उन्होंने देखा कि आकाश में एक बाज उड़ता हुआ जा रहा था। मेरे पिता ने अपना तीर कमान संभाला और उस बाज पर निशाना लगाया। असल में वह बाज एक नाग को अपने पंजों में दबाए हुए उड़ा चला जा रहा था। जैसे ही तीर बाज को लगा, वह घायल हुआ और बाज के पंजों से मरा हुआ नाग गिरकर हवा में लहराते हुए जमीन की ओर गिरने लगा। तब वहीं पर एक साधु ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे थे। मरा हुआ नाग सीधे उन साधु महाराज के ऊपर आ गिरा, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। इस पर साधु को बहुत गुस्सा आया। जब मेरे पिता वहां पहुंचे और साधु को यह समझ में आया कि यह सब मेरे पिता के कारण हुआ, तो वह क्रोध में आकर साधु ने उन्हें यह श्राप दे दिया, राजन, जिस तरह तुमने एक नाग गिराकर मेरी तपस्या भंग की है, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे यहां जो संतान होगी वह भी एक नाग के रूप में ही पैदा होगी। यह सुनकर मेरे पिता साधु महाराज से क्षमा मांगने लगे। तब साधु ने पर दया दिखाई और कहा, राजन, मेरा श्राप तुम्हारी संतान पर 25 वर्ष के लिए रहेगा। जब 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तुम्हारी संतान को मनुष्य का रूप मिल जाएगा। इस घटना के 1 साल बाद जब मेरी मां गर्भवती हुई तो उसने मुझे यानी एक नाग को जन्म दिया। मेरे पिता ने मुझे जंगल में छोड़ दिया और अब मैं
अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा हूं। सोनम को नाग की यह दुख भरी कहानी सुनकर उस पर गहरी दया आ गई। उसने तय किया कि वह रोज नाग को दूध पिलाएगी। कभी वह बड़ी बहू की रसोई से दूध लाती तो कभी छोटी बहू की रसोई से वह नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। और नाग भी हर दिन उसी स्थान पर आता और सोनम द्वारा लाया गया दूध पीकर खुश हो जाता। नाग को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसे अपनी असली मां मिल गई हो। अंततः एक दिन बड़ी बहू ने देख ही लिया कि उनका दूध हर दिन कम हो जाता है। दोनों बहुएं इस बात पर चर्चा करने लगी कि आखिर रोज उनका दूध कोई चुरा क्यों ले जाता है। बड़ी बहू ने कहा, हाँ बहन, मेरा दूध भी इसी तरह से घटता जा रहा है। आखिर ऐसा कौन है जो हमारे घर से आकर हमारा दूध चुरा ले जाता है। फिर दोनों ने सोचा कि सिर्फ उनकी सास ही दोनों की रसोई में आती है और कोई नहीं आता, तो फिर उनका दूध कौन चुरा सकता है। छोटी बहू ने कहा, दीदी, तुम्हारा और मेरा चोर एक ही है, इसलिए हमें छिप कर देखना चाहिए कि वह कौन है। इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे छिपकर अपनी अपनी रसोई में देखेंगी कि आखिरकार चोर कौन है। अगले दिन सोनम रोज की तरह उठी और अपनी बड़ी बहू की रसोई में गई, जबकि दोनों बहुएं छुपकर यह सब देख रही थी। सोनम ने बड़ी बहू की रसोई से दूध लिया, उसे बोरे में छिपाया और फिर घास काटने के बहाने जंगल की ओर चल पड़ी। अब सोनम को दूध चुराते हुए और जंगल की ओर जाते हुए दोनों बहुएं देख चुकी थीं। छोटी बहू ने कहा, चलिए दीदी, देखते हैं कि वह दूध छुपाकर जंगल में ले जाकर क्या करती है। क्या वह खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। सोनम जंगल की ओर बढ़ रही थी, जबकि उसकी दोनों बहुएं छिपकर उसका पीछा कर रही थीं। जब सोनम उस स्थान पर पहुंची जहां वह रोज घास काटती थी और वहीं नाग को दूध पिलाया करती थी, तो दोनों बहुएं छिपकर यह सब देख रही थीं। अचानक दोनों ने देखा कि सोनम के पास एक भयंकर और विशाल नाग आ गया और वह उसे दूध पिला रही थी। यह देखकर दोनों बहुएं हैरान रह गईं। ऐसा भयंकर नाग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। नाग को दूध पीते हुए देखकर दोनों बहुएं घबरा गई। डर के मारे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वे दोनों कहने लगी, लगता है यह नाग कोई दैत्य है और यह बूढ़ी महिला तो कोई डायन लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि यह डायन हमारे बच्चों को खा जाए। हमें इसे अब घर में घुसने नहीं देना चाहिए। अब दोनों बहुएं एक बहाना ढूंढ चुकी थीं और वे घर वापस लौट आईं। इधर सोनम ने जब नाग को दूध पिला दिया और घास काट ली तो वह घर की ओर लौट पड़ी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बंद पड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया और दोनों बहुएं दरवाजा खोलने आई। सोनम ने देखा कि दोनों बहुएं हाथ में डंडे लिए हुए थीं और गुस्से से लाल हो रही थी। यह देखकर सोनम घबरा गई और सोचने लगी कि आखिर यह क्या माजरा है। उसने अपनी बहुओं से पूछा, तुम दोनों इस तरह से क्यों खड़ी हो। दोनों बहुएं एक साथ जवाब देने लगी, अरे बुढ़िया, तू तो एक डायन है और तेरे पास एक पालतू भयंकर नाग है जिसे तू दूध पिलाती है। हम नहीं चाहते कि तू हमें एक दिन खा जाए और हमारे बच्चों को भी। सोनम बोली, तुम क्या पागल हो गई हो। मैं तुम्हारी सास हूं, कोई डायन नहीं। मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगी। तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोते पोती हैं और वे तो मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं। बहुएं कहने लगी, बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ। हमने खुद देखा है कि तुम एक बहुत ही खतरनाक नाग को दूध पिलाती हो और वह दूध भी तुम चोरी से घर से ले जाती। वह भयंकर नाग जरूर कोई दैत्य है और तुम एक डायन हो। अब हम तेरा कभी विश्वास नहीं करेंगे। आज के बाद इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। हम तुझे घर में घुसने नहीं देंगे और अगर तुमने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की तो यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसीलिए तेरा भला इसी में है कि तुम वहीं चली जाओ जहां से आई हो। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। बूढ़ी सोनम ने बहुओं को समझाने की बहुत कोशिश की और बोली, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा घर है और मुझे घर में आने दो। लेकिन नतीजा यह हुआ कि दोनों बहुएं सोनम को घर में घुसने नहीं दी और धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। सोनम रोते रोते अपनी बहुओं से कहने लगी, बहू, इस अंधेरी रात में मैं कहां जाऊंगी। बहू ने बेरुखी से कहा, अब हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है। तुम जहां चाहो वहां जाओ, कहीं भी मरो। इतना कहकर उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी सोनम दरवाजे के बाहर बैठी रही और रोती रही। कुछ देर बाद उसने सोचा कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है,
ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। उसने सोचा कि उसे अब कहीं और जाकर अपना आसरा ढूंढना चाहिए। इस विचार के साथ सोनम रात को ही जंगल की ओर चल पड़ी और उस जगह पर जा पहुंची जहां वह पहले घास काटा करती थी। अब वह उस नाग का इंतजार करने लगी जिसे वह हमेशा दूध पिलाती थी। हालांकि वह नाग रात के समय नहीं आता था, वह तो हमेशा दिन में आता था। पूरी रात सोनम एक पेड़ के नीचे बैठकर नाग का इंतजार करती रही। जैसे ही सुबह हुई, नाग वहां पहुंचा। उसने देखा कि आज बूढ़ी अम्मा कहीं नजर नहीं आ रही। वह इधर उधर देखने लगा और जल्दी ही उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी रोती हुई सोनम पर पड़ी। नाग ने जब देखा कि सोनम रो रही है तो वह तुरंत उसके पास गया और पूछने लगा, बूढ़ी अम्मा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सोनम रोते हुए बोली, नाग देवता, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाती थी और वह दूध मैं अपनी बहुओं से छुपा कर लाती थी, लेकिन अब वे दोनों मुझे दूध पिलाते हुए देख चुकी हैं और अब वे कहती हैं कि मैं एक डायन हूं और उनके बच्चों को खा जाऊंगी। इस कारण उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं हैं, वे विदेश में धन कमाने गए हुए हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाऊं? सारी बात जानकर नाग कहने लगा, माता तुम घबराओ मत, अब तुम मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। नाग की यह प्रेम भरी बातें सुनकर सोनम का मन कुछ हल्का हुआ। फिर नाग ने कहा, तुम घबराओ मत मां, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद वह नाग सोनम को लेकर अपने साथ घने जंगल में चला गया। आगे आगे नाग था और पीछे पीछे सोनम चलते चलते उस जगह पर पहुंच गए जहां एक बड़ा ही सुंदर आश्रम था। यह वही जगह थी जहां पहले वह नाग साधु की शरण में रहता था। सोनम ने पूछा, बेटा यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही मनोरम जगह है। नाग ने कहा, मां, यह आश्रम एक साधु का है जो अब परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। मैं यहीं पर रहता था और साधु मुझे गाय का दूध पिलाया करते थे। मुझे लगता है कि वह गाय इसी आश्रम के आसपास कहीं भटक रही होगी। अगर वह मुझे देख लेगी तो पक्का आश्रम में लौट आएगी। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद उन्हें वह गाय मिल जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। नाग ने कहा, माता, इस गाय का दूध निकालो, तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ। सोनम ने गाय का दूध निकाला, उसे नाग को पिलाया और खुद भी पिया। इसके बाद नाग कहने लगा, माता तुम घबराओ मत, अब बेफिक्र होकर इस आश्रम में रहो। यह गाय हमें दूध देगी और हमें यहाँ भोजन की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि उन साधु महाराज की कृपा से यूं समझो कि यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का वास है। यहाँ रहने वालों को खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हैं। यह सुनकर सोनम बहुत खुश हो गई। अब वह अपने बेटे नाग के साथ वहीं पर रहने लगी। वह नाग हर सुबह जंगल में घूमने के लिए निकल जाता और शाम को वापस आता, जबकि सोनम और गाय इसी आश्रम में चैन से रहते गाय भी रोज सुबह जंगल में चरने के लिए चली जाती और फिर शाम को वापस लौट आती। शाम के समय वे तीनों आश्रम में ही रहते। एक दिन की बात है, नाग जो प्रतिदिन की तरह आज भी घूमने के लिए गया था, शाम होने पर भी वापस आश्रम में नहीं लौटा। इस बात से सोनम को बहुत चिंता होने लगी। वह सोचने लगी, शाम के समय तो मेरा बेटा हमेशा वापस आ जाता था, लेकिन अभी तक वह वापस क्यों नहीं आया? सोनम को चिंता होने लगी। वह रात भर अपने नाग बेटे का इंतजार करती रही और कुछ भी नहीं खाया। सुबह होने पर भी नाग आश्रम में वापस नहीं लौटा तो सोनम ने उसे ढूंढने का फैसला किया और जंगल की ओर निकल गई। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे दिखाई दिया कि उसका नाग बेटा जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। पेड़ों की टहनियां उस पर गिरी हुई थीं। यह देखकर सोनम घबरा गई। उसने जल्दी से पेड़ की टहनियां हटाई और अपने जख्मी बेटे से पूछा, बेटा यह सब कुछ कैसे हुआ? नाग ने कहा, मां, जब मैं शाम के समय आश्रम वापस लौट रहा था, अचानक जंगल में भयानक तूफान आ गया। तूफान से बचने के लिए मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान की वजह से वह पेड़ भी उखड़ गया और उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। रात भर मैं यही सोचता रहा कि मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। सोनम बोली, बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दूंगी। इस प्रकार सोनम ने अपने नाग बेटे को जंगल से वापस ले आकर कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की और औषधि तैयार की। उसने नाग के घावों का इलाज करना शुरू किया। धीरे धीरे नाग के जख्म भरने लगे
और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब 25 वर्ष पूरे होने थे और नाग को अपने श्राप से मुक्ति मिलनी थी। एक रात जब वह अपने आश्रम में सो रहा था तो सुबह सोनम ने देखा कि नाग अपनी जगह पर नहीं था। उसकी जगह पर एक बहुत ही सुंदर नौजवान सो रहा था। सोनम एक पल के लिए उसे देखकर चौंक गई। उसने नौजवान को नींद से जगाया और पूछा, तुम कौन हो? वह कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारा वही नाग बेटा हूं। आज मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिल गई है और अब मैं मनुष्य बन चुका हूं। यह सुनकर सोनम बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहने के बाद एक दिन सोनम ने अपने नाग बेटे यानी राजकुमार से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए। मुझे बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। हमें चलकर देखना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता किस हाल में हैं। राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर मैं क्या करूंगा जिसने मुझे जंगल में फेंक दिया था। सोनम ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, उस समय तुम नाग के रूप में थे और तुम्हारे पिता भी तुमसे डरते थे, लेकिन अब तुम मनुष्य के रूप में हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत खुश होंगे। इसीलिए तुम यहां से चलो, इस बहाने मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। सोनम के समझाने पर राजकुमार अपने माता पिता के पास जाने को तैयार हो गया। वे दोनों राजमहल की ओर चल पड़े। चलते चलते जब वे उस राज्य में पहुंचे तो राजकुमार को देखकर लोग सोचने लगे कि यह इतना सुंदर नौजवान कौन है। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उन दोनों ने पहरेदार से कहा कि वे राजा से मिलना चाहते हैं। पहरेदार उन्हें राजा के पास तो नहीं ले गया, लेकिन वह उन्हें मंत्री के पास ले गया। जब वे मंत्री के पास पहुंचे तो उन्होंने मंत्री से राजा से मिलने की इच्छा जताई। सोनम ने कहा, मंत्री जी, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। इस पर मंत्री ने जवाब दिया, हमारे राजा और रानी इस समय किसी से मिलने की हालत में नहीं है। उनकी सेहत बहुत खराब है, यहां तक कि राजा खुद अपने राज्य की देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। लेकिन वे दोनों कहने लगे, मंत्री जी, आप कोशिश तो कीजिए, हमारा उन दोनों से मिलना बहुत आवश्यक है। तब मंत्री कहने लगा, हमारे महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और यह आज से 25 साल पुरानी बात है, जब एक महात्मा के श्राप के कारण महारानी जी ने एक नाग को जन्म दिया था। महाराज ने उस नाग को देखा तो वह बहुत डर गए और उन्हें बहुत बुरा भी लगा। महारानी को तो वह नाग भी प्यारा था, क्योंकि मां के लिए उसका बच्चा जैसा भी हो उसे प्यारा ही होता है। लेकिन महाराज ने सोचा कि जब लोगों को यह पता चलेगा कि उनके यहाँ एक नाग ने जन्म लिया है तो सारी प्रजा उनसे नफरत करने लगेगी। राजा ने उस नाग को जंगल में फेंक दिया, परंतु तभी से हमारे राजा और महारानी सूख कर कांटे जैसे हो गए हैं। दोनों ही इस दुख को सहन नहीं कर पाए और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही गया। यहां तक कि महाराज ने दरबार में आकर सिंहासन पर बैठना भी बंद कर दिया। राजा और रानी दोनों अपने महल में बहुत ही दुखी और मायूस पड़े रहते थे। जब राजकुमार ने यह सारी बात सुनी तो वह मंत्री से कहने लगा, आप मुझे महाराज और रानी से मिलवा दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मंत्री ने उनकी बात मानकर राजकुमार और सोनम को लेकर राजा और रानी के पास गया, जहां राजकुमार के माता पिता निराश अवस्था में लेटे हुए थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर अपने माता पिता के पैर छुए। जैसे ही राजकुमार ने उनके पैर छुए, राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ गई, जैसे उनके शरीर में एक बार फिर से जान पड़ गई हो। अपने बेटे का स्पर्श मिलते ही वे दोनों उठ बैठे और कहने लगे, बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुमने हम दोनों के पैर क्यों छुए? जब तुमने हमारे पैर छुए तो ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर नई शक्ति का संचार हो गया हो। सच बताओ, तुम कौन हो? हमें अपना परिचय दो। तब राजकुमार ने उन्हें अपनी सारी कहानी बतानी शुरू की। पिताजी और मां, मैं आप दोनों का बेटा हूं। मैं आपके यहां नाग के रूप में पैदा हुआ था, इसीलिए आपने मुझे जंगल में फेंक दिया था। 25 वर्ष का श्राप पूरा करने के बाद आज मैं मनुष्य के रूप में आप दोनों के सामने खड़ा हूं। मां, क्या आज तुम मुझे अपने गले नहीं लगाओगी? राजकुमार का ऐसा वचन सुनकर मां ने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। राजा और रानी ने अपने बेटे को गले से गाया, मानो उन दोनों में फिर से नई शक्ति आ गई हो।
अगले दिन राजा अपने दरबार में गया और अपने सिंहासन पर बैठकर यह घोषणा की कि उसका बेटा अब वापस लौट आया है। दरबार के सभी लोग और सारी प्रजा खुशी के मारे जय जयकार के नारे लगाने लगे। राजा ने आगे कहा, कल राजकुमार का राज्य तिलक कर दिया जाएगा और वह हमारी राजगद्दी संभालेगा। अगले दिन सुबह राजकुमार का राज तिलक करके उसे राजा बना दिया गया। यह सब देखकर सोनम भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में यह विचार आ रहा था कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी। राजकुमार ने सोनम के चेहरे की उदासी को समझ लिया और कहने लगा, मां, आज से तुम इस राजमहल की राजमाता कहलाओगे। यह सुनकर सोनम की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दूसरी ओर जब गांव में सोनम के बेटे अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी मां को अपने घर में नहीं पाया। वे अपनी पत्नियों से पूछने लग, मां कहां है? उनकी पत्नियां बोली, तुम्हारी मां तो एक डायन थी, इसीलिए हमने उन्हें मारकर यहां से भगा दिया। वह रोज जंगल में जाकर एक नाग को दूध पिलाती थी। अपनी पत्नियों की यह बात सुनकर सोनम के दोनों बेटे क्रोध में तिलमिला उठे और अपनी पत्नियों को डांटते हुए घर से निकालने लगे। वे बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी मां को डायन और चुड़ैल बता रही हो। जल्दी बताओ कि हमारी मां कहां है, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। लेकिन उन दोनों बहुओं को भी यह नहीं पता था कि बूढ़ी मां इस वक्त कहां है। अब उनके पति रोज रोज उन्हें डांटते, फटकार मारते, पीटते और धीरे धीरे दोनों बहुओं की हालत बहुत ही खराब हो गई। उन्हें ना तो शांति से भोजन मिलता था और ना ही घर में उनकी कोई इज्जत थी। उनके बच्चे भी उनसे नफरत करने लगे थे, यहां तक कि गांव के सभी लोग दोनों बहुओं से घृणा करने लगे थे, क्योंकि सच यह था कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है उनका अपमान करता है। समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। कुछ दिनों बाद दोनों बेटों को यह खबर मिली कि उनकी मां अब राज्य की राजमाता बन चुकी है। यह सुनकर दोनों बेटे बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हमारी मां तो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वह रोज भगवान की पूजा पाठ और भक्ति करती थी और यही उसका फल है कि परमात्मा ने उन्हें इतनी ऊंची पदवी पर बिठाया। बेटे अपनी मां से मिलने के लिए राजमहल पहुंचे और राजा की मदद से अपनी बूढ़ी मां से मिले। उन्होंने कहा, मां, अब आप हमारे साथ घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब मां ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, मैं यहां बहुत खुश हूं। यहां मेरे पास एक बेटा भी है। तुम बिना किसी चिंता के यहां से जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तुम सुखपूर्वक जीवन जियो। इस प्रकार मां का आशीर्वाद लेकर दोनों भाई घर वापस लौट आए। सोनम के बेटे और पोते अपने जीवन में बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।